और सर की क्लास में तो अलग ही मजा है। मतलब आईडीटी पढ़ के ही मजा आ जाता है कि सब कुछ समझ आ रहा है। द ओनली ऑब्जेक्टिव इज कि आप समझे कि किस तरह की प्यारी स्ट्रैटेजी शिवम ने बनाई थी, कैसा गाइडेंस लिया था। और हम चाहते हैं स्ट्रैटेजी से आप भी बहुत कुछ सीखे और आप भी इंस्पायर हो। जब मैंने आपको कॉल किया तो पहली बार तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई अब जो है सीए रैंकर साहब से मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। काफी लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जैसे अभी मैं ऑफिस इवेंट में भी गया था तो रैंडम लोग मेट्रो में भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। सारी सेलिब्रिटी जो है वो अंबानी जी की यहाँ शादी में है, पर मेन सेलिब्रिटी हमारे साथ है। बाकी सब्जेक्ट्स में क्या टेक्निक्स आपने फॉलो की, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 1 तो कुछ तो स्पेशल टेक्निक आपने फॉलो किया होगा। मैं सर को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। मोर देन 65 रैंकर्स आए हैं इस अटेम्प्ट में, इंटर और फाइनल के। दैट इज थैंक यू। हेलो 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 एवरीवन। दोस्तों, सीए बनना सबका ड्रीम होता है और सीए में मैं बोलूंगा सबसे बड़ा अचीवमेंट है ऑल इंडिया रैंक 1। हमारे साथ आज शिवम, जिन्होंने रैंक 1 लाया है, और उनके मेंटोर, उनके सर विशाल सर, दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। और ये सेशन में द ओनली ऑब्जेक्टिव इज कि आप समझे कि किस तरह की प्यारी स्ट्रैटेजी शिवम ने बनाई थी, कैसा गाइडेंस लिया था। और हम चाहते हैं स्ट्रैटेजी से आप भी बहुत कुछ सीखे और आप भी इंस्पायर हो, एंड डेफिनेटली टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट द टैलेंट दैट आप रैंक 1 आए। सो यस शिवम, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू सो मच सर। बेटा आपका रिजल्ट देख के बहुत बहुत खुश हुआ, रियली प्राउड ऑफ यू। और अब तो मुझे ऐसा लगा तुम्हारा रिजल्ट देखने के बाद जब मैंने आपको कॉल किया तो पहली बार मेरे को ऐसा लगा कि भाई अब जो है सीए रैंकर साहब से मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। सो सच में शिवम तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया। और तुमने सीए तो तुमने क्लियर किया, उसमें 4 चांद और लगा दिए। तो ऑल इंडिया रैंक 1 सीए फाइनल में लाना इजी नहीं है, और तुमने वो कर दिखाया। सच में दिल से आपको बहुत बहुत बधाई। और यस शिवम, अब रिजल्ट लगने को एक दिन हो चुका है, आज का सेकंड डे है, तो कैसा लग रहा है आपको? सर फीलिंग कैसे फील कर रहे हो आप? काफी अच्छा लग रहा है सर। वही कॉल से इंटरव्यूज ही चल रहे हैं जब से, तो टाइम तो ज्यादा मिला नहीं, बट अच्छा लगता है। काफी काफी लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जैसे अभी मैं ऑफिस इवेंट में भी गया था तो रैंडम लोग मेट्रो में भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। क्या तो वो बात तो है। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है, मेट्रो काफी अच्छा मेट्रो में लगा। कैसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं मतलब? पता नहीं सर, मुझे भी नहीं पता चला। मतलब कॉन्ग्रेचुलेट कर कैसे रहे मेट्रो में। एकदम सेलिब्रिटी फील है, एकदम कि भाई लोग मुझे जानते हैं और मैं लोगों को नहीं मैं जानता नहीं हूँ। जानता। और खास बात है, सारी सेलिब्रिटी जो है वो अंबानी जी की यहाँ शादी में है, पर मेन सेलिब्रिटी हमारे साथ है। डेफिनेटली डेफिनेटली। यस। शिवम, हम लोग जानना चाहेंगे कि कैसी रही ये सीए की जर्नी। व्हाट वर द हाई पॉइंट्स, लो पॉइंट्स, एंड समथिंग जिसको देख करके तुम जब पलट के देखो कि क्या इसके मोमेंट्स रहे थे, और इसको देखकर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी समझे कि क्या, कैसे हम लोगों ने प्रिपेयर करना चाहिए सीए के लिए। तो सर मेरी जर्नी काफी अप्स एंड डाउन वाली थी बिल्कुल। अगर मैं बताऊं, जैसे इंटरमीडिएट में मेरी रैंक 20 आई थी, तो उसके बाद मैंने बिग फोर ज्वाइन कर ली थी। तो बिग फोर से ही मेरी आर्टिकलशिप चल रही है। उसके बाद जब मैंने पहला सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, बट मैं ज़्यादा तो उसमें ध्यान दे नहीं पाया था 1 1.5 साल पूरा। तो मैंने क्या किया था कि मेरा 1 से 1.5 साल ऐसे ही चला गया था अराउंड। मैंने एएफएम की क्लासेस करी थी, 40% हुई होगी। एफआर की भी ऐसी 50% हुई होगी। बट जैसे ही मैंने लास्ट ईयर स्टैट ऑडिट खत्म किया था अपना, जो भी क्लाइंट था मेरा, तब जून में हो गया था कि अब तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा वरना काफ़ी लेट हो जाएगा मेरे लिए। तो जो मैंने मेन प्रिपरेशन करी वो लास्ट 1 साल के अंदर ही करी थी। तो जो सब्जेक्ट था मेरा आधा आधा पहले तो हुआ था, फिर मैंने स्टार्ट किया था, आईडीटी लिया था विशाल सर का। तो पहला सब्जेक्ट जो कंप्लीट करा मैंने पूरा वो आईडीटी ही था मेरा। उसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट क्या टेक्स्ट बात किया, है। और फिर मैंने बीच में एडवांस आईटीटी करी। तो अपने जो पेंडिंग एफआर का था वो मैंने कंप्लीट किया। फिर मैंने एएफएम की क्लास दोबारा ली एक बार। तो फिर से मैंने वो देखी जब यस। मेरी स्टडी तो ली। शिवम, एएफएम की क्लास दोबारा, रीजन क्या था? सर जैसे कि पहले मैंने बताया कि 50% अराउंड मेरी कंप्लीट हुई थी एएफएम की क्लास। हम्म। तो अब हुआ क्या कि एक जो टीचर से मैंने क्लास ले रखी थी उनकी काफ़ी लंबी थी। फिर अब मेरे पास टाइम तो बिल्कुल कम था, क्योंकि तैयारी तो 1 साल ही बचा था बिल्कुल अब जून के बाद। तो फिर मैंने एक और टीचर की ली थी। मेरे को लीव्स जैसे मिली अराउंड नवंबर से मिल गई थी, मिड नवंबर से। तो मैंने उनकी क्लास ले ली, और एक और टीचर की, उनकी क्योंकि कम ड्यूरेशन की थी। तो अच्छा। मुझे लगा कि यही मेरे लिए बेस्ट चॉइस रहेगा अभी, क्योंकि मैं इतना टाइम तो लगा नहीं सकता कि और मैं दोबारा से करूँ। तो वो हम्म। चीज़ करी, और फिर मैंने एएफएम की भी कंप्लीट करी, डीटी की भी कंप्लीट करी। सारी क्लासेस फिर मेरी हो गई थी अराउंड
नवंबर तक मैंने सारा खत्म कर लिया था। तो 5 महीने मेरे पास पूरे सेल्फ स्टडी के आ गए थे। तो वहां से मैंने बिल्कुल डेली प्लानिंग करी कि एक एक दिन का मैंने प्लान बनाया। तो एक मैंने एक्सेल शीट बना ली कि कितना कितना मार्क्स मुझे टारगेट करना है किस सब्जेक्ट के अंदर, क्या क्या मेरी रिविजन्स की टाइमलाइन तो इसमें रहेंगे। एक एक दिन का जो प्लान बनाया, तो वो एक एक दिन का प्लान कितने आवर्स का था और कैसे सोच के बनाया था? तो सर जैसे पहले तो मैंने प्लान एक बना लिया टाइमलाइन पूरे 5 महीने की, कि हम्म कब तक मेरी कौन कौन सी रिवीजन खत्म होनी चाहिए। तो हम्म 4 रिवीजन का मैंने प्रॉपर एक प्लान वो बना लिया। फिर उसके बाद मैंने मंथ में ब्रेक कर दिया कि कितने कितने दिन मुझे एक एक सब्जेक्ट में लगेंगे। तो सपोज एक सब्जेक्ट को मैंने इनिशियली दिए थे फर्स्ट रिवीजन में 15 दिन। तो जब 15 दिन दिए तो 15 दिन का पहले मैंने प्लान बना लिया डेली, कि कितना कितना लगेगा। अराउंड मैंने 10 से 12 घंटे का बनाया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इससे ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकता और इतना ही इफेक्टिव रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मैं इजीली कवर कर पा रहा था उतने टाइम में। तो 10 से 12 घंटे का मैंने डेली का प्लान बनाया, और मैं डेली मतलब रात में सोने से पहले भी उसको ग्रीन हाईलाइट करता था, सुबह उठ के भी देखता था, फिर शाम को फिर से देखता था उसे। तो वो चीज़ बिल्कुल ट्रैक पे रहती थी मेरा। अगर आप ट्रैक कर देखोगे भी तो उसमें खाली एक दिन का ब्रेक मिलेगा आपको, टिल जो हमारा 16 मई को एग्जाम हुआ था, दिसंबर से लेके खाली एक दिन आपको ग्रीन नहीं मिलेगा, बाकी तो सारे डेज उसके अंदर लिखा हुआ है कि मैंने क्या क्या पढ़ाई करी है। तो इसमें अगर कभी कोई रीजन की वजह से पेंडिंग हो जाए, तो वो पेंडिंग एक दो दिन का कैसे कवर करते थे आप? वो सर फिर मैं दूसरे, कि ऐसा कोई कोई दिन होता है कि आपका जो भी टारगेट है वो पहले कवर हो जाता है जल्दी, तो आप हम्म। उसी के अंदर कवर कर सकते हो 1-2 घंटा। लेकिन मेरा मैक्सिमम यही था कि मैक्सिमम मेरे टारगेट्स कवर हो जाते थे, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बनाता था। ऐसा नहीं, लोग कहते हैं कि ज्यादा बना लोगे तो कवर हो जाएगा, बट मेरा था कि जितना हो सकता है उतने का ही प्लान करना है। तो वेरी इजीली गुड। मैनेजेबल था। 15 दिन आई थिंक मोर देन सफिशियंट होते हैं अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको फर्स्ट डिवीजन में कवर करना है तो। तो एक बहुत अच्छा सवाल जो मेरे मन में बहुत बार आता है, बहुत सारे रैंकर से मैं बात करता हूँ, कि ये सीए बनने का इंस्पिरेशन क्या पहले से था, टेंथ के पहले से था, या बाद में ऐसा क्या आपके साथ हुआ कि आप सीए में आ गए? सर पहले तो ये था कि आसपास कुछ लोग थे होटल मैनेजमेंट कर रहे थे, वो कॉमर्स लेके। अच्छा तो मैंने यही सोच के कॉमर्स तो ले ली थी कि होटल मैनेजमेंट कर लेंगे। अच्छा बट फिर अच्छा। पढ़ने में काफी अच्छे थे 11th 12th के अंदर। हाँ। तो काफी हाई मार्क्स आते थे और अकाउंट्स में भी काफी इंटरेस्ट था। तो फिर बेस्ट चॉइस यही थी कि जब 12th में टॉप किया स्कूल की, अब सीए ही करते हैं, क्योंकि बेस्ट चॉइस यही दिखती है कॉमर्स फील्ड के अंदर। तो वहां से फिर सीए करने का सोचा, और फिर सीए की जर्नी वहां से स्टार्ट हुई बिल्कुल। तो फिर इस जर्नी में फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों लेवल पे आपका रैंक रहा? यस सर, फाउंडेशन मेरी 50 रैंक थी, और इंटरमीडिएट में तो 20 थी। 50 से डायरेक्ट बना फाइनल में? नहीं सर, 50 से पहले 20 इंटरमीडिएट में हुई, अच्छा और अच्छा। वहां से फिर 1 हुई अभी फाइनल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दैट्स फंटास्टिक शिवम। मतलब होटल मैनेजमेंट से सीए में रैंक वन की जर्नी, मुझे ऐसा लगता है किसी को बोलोगे तो विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हुआ बिल्कुल था। सर। और तो मैं तो और आपको बताऊं, जैसे मैं तो पहले बहुत बहुत वीक स्टूडेंट हुआ करता था। मतलब क्लास में मैं लास्ट आता था, तो मेरा ई ग्रेड से स्टार्ट होके A1 तक गया हूं मैं पूरा। मतलब मेरे जो आप रिपोर्ट कार्ड है, जैसे 6 सीजीपीए भी आई हुई है मेरी, और 10 भी आई हुई है 10th क्लास में। तो जर्नी बिल्कुल ये ऐसी रही है कि इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप हुआ है और ग्राफ ऊपर ही गया है बिल्कुल। सो दोस्तों, ये सीखने लायक बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, क्लास में भी स्टूडेंट मेरे साथ आते हैं और वो कहते हैं कि सर मैं पहले से पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन अब मेरे से सीए बन पाएगा। तो ये आप अब शिवम से सीखो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट सीए में ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी, आपका पेशेंस जो शिवम में रखा, और ये रैंक तीनों लेवल पे लिया, तो ये एक बहुत अच्छी सीखने जैसी बात शिवम से है। यस सर। यार मैं ये पूछना चाहूंगा, लेट्स कम टू आईडीटी। ये इस बार पेपर डिफिकल्ट आया था, मतलब बच्चों का कहना था कि पेपर डिफिकल्ट है। तो कैसा रहा आईडीटी का सफर सर के साथ में? आई वुड लाइक टू नो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स थे, मे बी उसमें बहुत मजा आया सर, ये तो मेरा एकदम डाई हार्ड में इसका फैन बन गया। प्लीज लेट अस नो। तो सर जैसे मेरा टैक्सेशन में इंटरमीडिएट से इंटरेस्ट था काफी, तो उसमें भी मेरे टैक्स में 83 मार्क्स आए हुए थे सी इंटर में। तो ग्रेट। टैक्सेशन में मुझे काफी मजा आता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। तो बहुत मजा आता है। फिर मैंने जब सर की क्लास ली, तो पहले तो क्या होता है कि इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा हुआ है, आधा सिलेबस अगर आप देखोगे तो वो इंटरमीडिएट का ही है। तो उसमें काफी मजा आता है कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन ही है। तो उसके अंदर काफी मजा आता है, और सर की क्लास में तो अलग ही मजा है। मतलब आईडीटी पढ़ के ही मजा आ जाता है कि सब कुछ समझ आ रहा है। और कस्टम्स भी बिल्कुल इजी पार्ट है, मतलब इतना छोटा सा। और अगर आप सिलेबस भी देखोगे, अराउंड 40-45 क्लास होती है। मतलब इसीलिए मैंने आईडीटी सबसे पहले इसलिए करा था जब मैं दोबारा से रीटेक अप करा जून के अंदर, क्योंकि अराउंड 40-45 क्लास है, 1 से 1.5 महीने में आप इजीली पूरा सिलेबस कर लोगे, और आपका एक सब्जेक्ट कवर हो जाता है, और इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसमें कि उससे बेटर तो कोई चीज नहीं है। तो इसमें आपने रेगुलर लिया था या ईओ बैच लिया था? एग्जाम ओरिएंटेड बैच लिया था सर मैंने। अच्छा, एग्जाम ओरिएंटेड बैच लिया था। तो आईडीटी में जो है आपने
पढ़ते वक्त क्या टेक्निक, जैसे मैं बहुत सी बार क्लास में कहता हूँ कि आप जो है साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो, जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ चार्ट्स भी बनाओ, तो आपका क्लास करते वक्त क्या इसका अप्रोच होता था? तो सर जैसे चार्ट्स तो मैं ज्यादा वैसे रेफर नहीं करता, मुझे टेक्स्ट बुक में ज्यादा मजा आता है कि पढ़ने में खुद ही मार्क करके मैं कर लूँ। तो वो हम्म। चीज थी, बट क्वेश्चंस मैं साथ में सॉल्व कर लेता था, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो उसमें तो मजा आता है आपको सॉल्व करने में, अगर आपने प्रोविजन आता है आपको अच्छे से, उसमें तो काफी मजा आता है। तो मैं साथ साथ क्वेश्चन तो सारे सॉल्व कर लेता था, और जो भी बाकी थ्योरी प्रोविजन है तो क्लास के साथ मैंने ऐसे प्रॉपर याद तो कुछ भी नहीं करा था, बट ये था कि अंडरस्टैंडिंग पूरी आ गई थी कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीज है, और वही आपको चाहिए इनिशियल फेस में। अगर आपने उतनी ले ली क्लासेस के साथ, तो रिवीजन में आप जब दोबारा से उसे उठाओगे तो फिर इजीली हो जाएगा वो चीज रिवीजन के वक्त। यस शिवम। तो बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई जैसे आपने कहा कि लास्ट 1 ईयर में आपने किया, तो बाकी सब्जेक्ट्स में क्या टेक्निक्स आपने फॉलो की, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 1 तो कुछ तो स्पेशल टेक्निक आपकी आपने फॉलो किया होगा। तो सर जैसे कि था, FR भी मेरी अराउंड 40% हुई थी पहले, जून से पहले। तो मैंने क्या किया कि ट्रेनिंग मैंने ऐसे पॉइंट पे शेड्यूल करी जिसमें ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा हो, तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि मुझे लीव्स पे हूँ, मैं काम नहीं कर सकता अभी। तो मैंने एडवांस ITT शेड्यूल कर ली थी कि अपनी अगस्त में कर लूंगा। तो तभी फिर मैंने FR का जितना भी सिलेबस था, तो मैं रात तक पूरा कर करके दो दो लेक्चर, तीन तीन लेक्चर, तो मैंने FR भी कंप्लीट करी 15 से 20 दिन में, जितना भी मेरा रिमेनिंग सिलेबस था। तो FR के अंदर तो ये है कि अगर आपको स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन अच्छे से आ गए तो आप इजीली कर लोगे, क्योंकि FR जैसे सब्जेक्ट में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। आते हैं, हाँ। तो वो चीज है कि अगर आपको उस पर ग्रिप है पूरी, तो जैसे मेरी रिवीजन भी 4-5 थी, और FR में भी अकाउंट्स में तो इंटरेस्ट रहता ही है स्टार्टिंग से सबको। और ऐसा होता है कि अगर वो थ्योरी तो नहीं है, अगर लोग कहते हैं कि इंडिया में थ्योरी है, वो बिल्कुल थ्योरी नहीं है, सारा प्रैक्टिकल आता है। और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है FR। तो ऐसे मैंने FR किया था, और ये था कि जो भी रिसोर्सेज मुझे मिलते थे मार्केट में, अगर किसी का क्वेश्चन बैंक अच्छा मिल रहा है या रिवीजन वीडियो, तो मैं वो रेफर कर लेता था। और क्या करता था कि जैसे अगर टीचर का मटेरियल मैंने पढ़ा हुआ है और किसी और का भी मटेरियल है, तो मैं उसे मिक्स कर लेता था कि हाँ इसमें ये चीज़ नहीं है, इसको यहाँ से ले लेते हैं, इसको यहाँ से लेते हैं। तो मैंने ये बिल्कुल मेक श्योर किया था कि कवरेज मेरी पूरी ICAI वाली रहनी चाहिए, कुछ भी छूट ना जाए कहीं से। तो ऐसे मैंने FR का किया था। देन AFM का मैंने बताया कि मैंने दोबारा क्लासेस ली थी तब करा था। और AFM में भी मेरा स्टार्टिंग से, मतलब मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छा था स्टार्टिंग से, मैथमेटिक्स में। तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना। उसमें भी सेम ही अप्रोच है कि अगर आपके पास स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आपने कर लिए अच्छे से, चाहे आप किसी भी टीचर की बुक रेफर कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें भी आप देखोगे कि लिखा रहता है कि ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। तो उसको आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि इस बार के अगर सर आप पेपर भी देखोगे May 24 के, काफी रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, वो स्टडी मटेरियल वाले ही क्वेश्चन है वो सारे। तो जिन्होंने वो कर लिया तो काफी हेल्प हो जाती है। और जैसे कि अगर आप IDT का भी पेपर देखोगे, तो RTP से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं बिल्कुल। हाँ, यस, जो जैसे एक आर्टिफिशियल। हमारा ऑनलाइन गेमिंग वाला क्वेश्चन था, तो हम्म। हम सुबह, क्या नाम है, एग्जाम हॉल के बाहर यही डिस्कस कर रहे थे, ये क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम हुआ नहीं, ये नहीं आएगा पेपर के अंदर। अच्छा। और सेम सेम टू सेम वो सेम क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन था आ फिर। गया, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो बिल्कुल होता है, और एडजस्टमेंट्स भी अगर आप देखोगे बिल्कुल RTP MTP वही वाली आई हुई थी। और पेपर जैसे अगर मैं IDT का भी बताऊं कि लोग कह रहे थे ट्रिकी है, बट लेकिन IDT में क्या इश्यू है मैं बताता हूँ। कि जैसे लोगों को मैंने जो देखा है कि वो लोग नोट्स फॉलो कर रहे हैं डायरेक्ट, बट नोट्स में अगर आप देखोगे कुछ ना कुछ कटिंग होगी ही होगी। अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है तो कहीं ना कुछ मिसिंग है, क्योंकि आप भी समझो कि अगर कोई स्टडी मटेरियल अगर आप देखेंगे हमारा ICAI का भी, तो 4 मॉड्यूल है मोटे मोटे। तो कुछ तो होगा कि उन्होंने इतने मोटे मॉड्यूल्स बना रखे हैं। और आप नोट्स अगर पढ़ते हो 300 पेज 400 पेज, तो उसमें कुछ ना कुछ कटिंग होती है। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक से कवर किया हुआ है पूरा कुछ, तो आपको इजी लगेगा। क्योंकि मैंने भी IDT का पेपर देखा था, मुझे ऐसा कोई मुश्किल नहीं लगा। हाँ थोड़ा था कि पहले से लेवल ऊपर था उसका, बट ऐसा हम्म। नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही टफ पेपर आ गया है। क्योंकि अगर आप देखो जैसे सर्च वारंट पे एक क्वेश्चन आ गया था, हाँ, वो सर्च अगर वारंट पे कोई आया था, हाँ। कोई अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो वो पूरा नेग्लेक्ट कर देगा कि सर्च निकले कोई वारंट में कोई चैप्टर ही क्यों ही निगलेक्ट कर पूछेगा। देते मोस्ट ऑफ द हाँ। स्टूडेंट्स। तो जिसने अगर टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ी है और हंड्रेड हाँ। परसेंट सिलेबस है, तो मुझे तो प्रॉपर याद था कि सर्च वारंट क्या होता है, किस कौन इशू करता है, क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो वो चीज़ है कि आपको सिलेबस पूरा करना है 100%। तो ऐसे ही। और डायरेक्ट टेक्स्ट का भी, मतलब अगर आप देखोगे, तो जैसे हमारे BB सर हैं, तो हम्म उनका कंपाइलर और कॉम्पैक्ट आता है। तो हम्म। उतना भी अगर आप करते हो वो सफिशियंट है। क्योंकि DT IDT में क्या है कि प्रोविजंस पे अगर आपकी ग्रिप है, तो मेरा तो हर सब्जेक्ट में ये अप्रोच था कि कभी भी मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखता था। हमेशा क्वेश्चन पढ़ा है तो उसको मैं खुद ही सॉल्व करूंगा, अगर प्रैक्टिकल है तो मैं उसको ये लिख के सॉल्व करूंगा। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस था शिवम। मैं बिल्कुल मोस्ट ऑफ सर। द टाइम स्टूडेंट को कहता हूँ कि पहले खुद ट्राई करो एंड देन ओके हम्म, आप आंसर चेक करो। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपका सेकंड रिवीजन का टाइम बच जाता है। बिल्कुल। मेन यही है कि अगर आपने खुद सॉल्व किया तो गलती पता लगेगी, ये भी पता हम्म चलेगा कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। तो मेरा तो हर सब्जेक्ट में यही अप्रोच था। अगर जैसे FR होता है उसमें तो टीचर्स भी सॉल्व कराते हैं FR AFM में,
बट मैं क्या करता था, अगर टीचर ने कॉन्सेप्ट समझा दिया और एक एग्जाम्पल करा दिया, तो जो भी क्वेश्चन वो कराने वाले हैं उसको मैं पहले खुद ही करूंगा पॉज करके। ये नहीं है कि सर कराएंगे मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ अपनी कॉपी में। तो वो चीज़ नहीं है, हमेशा से ही मेरा यही अप्रोच था कि खुद से सॉल्व करोगे तभी कॉन्फिडेंस भी आता है बिल्कुल। तो ऐसे करना मैं देखता हूँ लोग तो, क्लासेस तो अलग बात है, रिवीजन के टाइम भी सॉल्यूशन देख के सॉल्व कर रहे होते हैं। उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सॉल्यूशन तो वैसा ही है, वो सही रहे, उसमें तो आपको क्या देखना है। तो खुद से आप सॉल्व करो, सारी गलतियां पता लगेगी। तो ये चीज। यस। बहुत ही आई थिंक बहुत अच्छी बात बोली कि खुद होके क्वेश्चन सॉल्व करने में जो दिमाग चलता है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। और मैं बोलूंगा कि जो टैलेंट है, हार्डवर्क है, जबरदस्त है। खुद को समझे, मैं बोलूंगा बच्चों को भी, क्योंकि आई शुड से दैट सम स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। करेक्ट। मतलब मैं देखता हूँ कि सर अग्री करेंगे, शायद कुछ बच्चों में इतनी काबिलियत होती है कि पूरे बुक्स पढ़ के उसको समराइज करके मार्क करके सब कवर करे। तो खुद को जाने और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को बड़ा प्यारा बनाए। सर आप ये समझ सकते हो क्योंकि आप भी AIR थे। नहीं, नहीं, दैट्स वंडरफुल। और शिवम, बड़ा प्यारा लगा तुम्हारी जर्नी जानकर। तुम क्या प्लान है तुम्हारे आगे के? वी विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि आगे क्या सोच के रखा है, और ताकि बच्चे भी इंस्पायर हो कि इतनी अचीवमेंट, ऐसा हमें भी कुछ करना है। या फिर कुछ स्पेशल हुआ है, कोई प्लेसमेंट ऑफर आपको मिल गया 2 दिन के अंदर? नहीं सर, अभी तो नहीं मिला, बट ये प्लानिंग ऐसे आया था, एक और बिग फोर से आया था, बट मैं ऑलरेडी बिग फोर में हूँ, तो उसका तो ऐसे ही है। बट यही प्लान है कि अभी तो जॉब का ही है कि 1-2 साल तो जॉब ही करनी है मुझे। एंड साइड में पढ़ाई में तो इंटरेस्ट है, तो वो तो मैं अभी छोड़ूंगा नहीं। तो उसमें भी मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एमबीए की तरफ सोच रहा हूँ कि एमबीए में इसी फील्ड में मैं आगे बढ़ूँ, या दूसरा मैं सोच रहा हूँ यूपीएससी का। तो पढ़ाना क्योंकि नहीं है जैसे, आपको? क्या सर? आपको पढ़ाना नहीं है? नहीं सर, सर मुझे नहीं पढ़ाना होता। अच्छा तो यूपीएससी मेरा वेरी खुद ही इंटरेस्टिंग। पढ़ने में इंटरेस्ट है, पढ़ाने में मेरा अभी तो नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, तो अच्छा। यूपीएससी बड़ा इंटरेस्टिंग यूपीएससी है। का, हाँ सर, ये उसमें भी ये रीजन है, जैसे हम ऑडिट कर रहे हैं, अभी मैं 3 साल से स्टैट्यूटरी ऑडिट करता हूँ। तो एक पॉइंट आता है कि बहुत मोनोटोनस हो जाता है, कि आप आगे वालों को भी देख रहे हो, सेम लाइफ चल रही है, रिपीट हो रही है बिल्कुल। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा एक्साइटिंग भी होना चाहिए लाइफ में। तो इस वजह से है कि यूपीएससी में भी आपको वैरायटी ऑफ फील्ड्स पे काम करने को तो मिलेगा। लाइफ में पढ़ाई में एक्साइटिंग या और कुछ? नहीं सर, फिर रैंक 1 मुश्किल हो जाता। बराबर। हाँ सही। और मैं एक आज शिवम तो है ही, वी आर सेलिब्रेटिंग रैंक 1, दैट्स वंडरफुल। हम्म। मैं सर को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। मोर देन 65 रैंकर्स आए हैं इस अटेम्प्ट में, इंटर और फाइनल के। दैट थैंक यू, इज थैंक यू। वंडरफुल। एंड अगेन मैं बोलूंगा कि वी हैव इंस्पिरेशन विद सर, कि इतने सारे बच्चों के अच्छे रैंक्स आए हैं। और उम्मीद करते हैं सर बच्चे आपसे ऐसे ही और बहुत ज्यादा इंस्पायर होते रहे। थैंक यू रवि सर। सो यहाँ पे शिवम एक सवाल ये था कि एग्जाम के पहले टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट पेपर जो है, राइटिंग प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट होता है? सर राइटिंग प्रैक्टिस तो मैं बताऊं कि काफी टीचर्स बोलते हैं कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक मैं क्वेश्चन लिख के नहीं देखूंगा। तो हाँ। फर्स्ट रिवीजन में तो मैंने सारे जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मुझे मिलते थे मैं लिख के ही करता था। फिर उसमें मैं कट कर लेता था अगर मुझे कोई इजी लग रहा है या फर्स्ट बार में हो गया। बट उसमें भी मैं मेक श्योर करता था, अगर ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, तो मैं उसको तो करूंगा ही, चाहे ईजी है चाहे कैसा भी है। तो मैं मार्क कर लेता था, हर रिवीजन में क्वेश्चन मेरे कम होते जा रहे थे। बट मैंने ये मेक श्योर किया था कि एग्जाम से भी जो पहले एक दिन हमें मिलता है, उसमें भी मैं सारे क्वेश्चन लिख के ही करूं। तो चाहे एएफएम में तो हमारे को 1.5 दिन ही मिला था, बट उसमें भी मेरा आवरली प्लान बना हुआ था कि किस चैप्टर को कितना देना है मुझे टाइम। और मैंने लिख के ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, और जब तक अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप एग्जाम में जा नहीं सकते। और मॉक टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 2 मॉक टेस्ट सीरीज ली थी, पूरी 6-6 पेपर मैंने 2 बार लिखे हैं। और उसके अंदर भी मेरी मतलब ओवरऑल वो भी रैंकिंग निकालते हैं जैसे, तो तो उसमें भी मेरी एक दोस्तों, बार। जो भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, ये कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है और शिवम जैसा ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है। तो यस शिवम, आप जरूर कंटिन्यू करो इसको। यस। तो जैसे मैंने बताया कि 2 मॉक टेस्ट सीरीज दी थी, तो उसमें भी जो मेरी पोजीशन थी ऑल ओवर जितने भी उनके स्टूडेंट थे, उसमें एक में रैंक 1 ही थी मेरी, और एक में रैंक 2 थी मेरी। तो उससे आपको काफी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये चीज मुझे आती है। क्योंकि मेन क्या होता है, लोगों को अगर देखा हुआ क्वेश्चन भी है, वो भी वो एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि मेरे भी काफी दोस्त हैं जो इस बार नहीं क्लियर कर पाए। तो उनके साथ भी यही इशू हुआ कि देखिए क्वेश्चन भी वहां पे वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हाँ। उसमें पैनिक हो जाते हैं। बट अगर आप मॉक टेस्ट लिखोगे, क्योंकि मेरे भी मॉक टेस्ट में किसी में 60 नंबर भी आए हैं, किसी में 90 मार्क्स भी आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल 100% ही स्कोर करना है या किसी को पता लगेगा। वो किसी को पता तो लग नहीं रहा है, अपने लिए ही है कि लोगों, आपको खुद ही देखना है कि हाँ मेरे को इतना आ रहा है। तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी तैयारी, क्योंकि मोर और लेस एग्जाम तो सेम ही पैटर्न का बनेगा।
थोड़ा बहुत कोई पेपर होता है कि हाई लेवल का इंस्टीट्यूट सेट कर देता है तो 10-20 मार्क्स का वहाँ पे रहता है, बट मेन चीज वही है कि कॉन्फिडेंस आपको बहुत बिल्ड होगा, क्योंकि मेरी 4 रिवीजन थी जैसे, तो मैंने जो सेकंड और थर्ड रिवीजन करी थी वो प्लान ही ऐसी करी थी कि मैं जो लास्ट डे ऑफ रिवीजन है तो उसमें शाम को मॉक टेस्ट देता था और सुबह से दोपहर तक मैं पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लेता था एक बार, ऊपर ऊपर से मैं देख लेता था सारे टॉपिक्स कि हाँ मुझे याद है कि नहीं है। तो ऐसा अप्रोच था कि मॉक टेस्ट के लिए और राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। सो शिवम, ये जो आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई कि यहाँ किस तरह से हमने हैंडल करना चाहिए और टेस्ट सीरीज और राइटिंग प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं सारे स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करना चाहूँगा कि इस बार लास्ट टाइम अगर किसी ने नहीं भी किया होगा तो भी इस बार स्पेशली उसके लिए प्लान करना। तो शिवम, एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आखिरी जो लास्ट 2-3 मंथ्स का प्रेशर है वो आपने कैसे हैंडल किया? सर वैसा था कि मेरे को तो काफी सी फाइनल इजी लगा था, मैं सच बताऊंगा कि इंटर से मुझे तो इजी लगा था, क्योंकि इंटर में मेरे को काफी डिफिकल्टी आई थी क्योंकि उसमें मैनेज नहीं कर पा रहा था मैं। इंटर में मुझे क्या नाम है, रिजल्ट एग्जाम से पहले कोविड भी हो गया था 1 महीने 1.5 महीने का, अच्छा। तो उसमें भी मेरा चला गया, तो वो तो मैंने कैसे एग्जाम्स दिए थे सी इंटर के वो मुझे ही पता है। तो वो तो ठीक और था, बट उसमें भी फाइनल लेवल AIR 20 लाया 20 आपने? थी, बिल्कुल सर। बट फाइनल में क्या था, मैंने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी थी और टारगेट हाई थे, क्योंकि मेन बात ये थी कि जैसे 2 बार अगर कोई रैंकर है तो लोगों की काफी एक्सपेक्टेशन भी रहती है कि हाँ इसकी इस बार भी आएगी। तो ये था कि मेरे तो कुछ क्लाइंट्स का नवंबर का जब रिजल्ट आया था तभी कॉल आ गया था, उन्हें लगा कि इसने एग्जाम दिया है, तो वो पूछ रहे, तभी रिजल्ट पूछ रहे थे कि क्या रिजल्ट रहा। मैंने कहा हम्म। अभी तो दूंगा, मेरे तो मई में एग्जाम है। तो ये था कि एक्सपेक्टेशन भी थी लोगों की और खुद का भी तो गोल था इसका कि मतलब भगवान ने पहले ही मैसेज भेज दिया था कि रिजल्ट अच्छा आने बिल्कुल सर, वाला है। बिल्कुल सर। जैसे अगर मेरी तो अराउंड मार्च के जब वो आया था कि हमारा लोकसभा इलेक्शन का शेड्यूल आया था, उसके अराउंड की मेरे पास मैनिफेस्टेशन पोस्ट भी पड़ी है लिंक्डइन की, उसमें मैंने लिख रखा है ये ईयर 1 सीए फाइनल। तो वो चीज भी आपको डेली मोटिवेट करती है, अगर आप ऐसी चीज यस। लिखोगे खुद के लिए तो उससे काफी मोटिवेशन मिलती है। अब लेकिन होता क्या है, जैसे 5 महीने का पीरियड है, बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं इसके अंदर, रेगुलर स्टडी अगर आप करते हो तो 10 से 12 घंटे अगर रेगुलर लगे हो तो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो एक तो जैसे मेरा ऑनलाइन गेमिंग में काफी इंटरेस्ट है और मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी एक्टिव हूँ, अराउंड 25,000 फॉलोअर्स में है मेरे। तो उसमें भी मैं रेगुलर पोस्ट करता रहता था स्टूडेंट्स के लिए, कभी आर्टिकलशिप से रिलेटेड। और गेम्स भी मैं अराउंड जैसे 10 से 12 घंटे अगर मैं पढ़ रहा हूँ और मैं डेली आधे से 1 घंटा खेलता हूँ, तो मुझे नहीं लगता उससे किसी को भी दिक्कत है या कुछ भी होता है, हम्म। क्योंकि मेरी पढ़ाई उससे हैम्पर नहीं हो रही। और कभी कभी ऐसा फेस आता है कि जब आपको आते हुए क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व होते नहीं है, मतलब आपको खुद लग रहा होता है कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो ऐसे में क्या करता था कि मैं दोस्तों से बात कर लेता था आधा घंटा 1 घंटा शाम को, कि हाँ थोड़ी मोटिवेशन मिले कि वो भी ऐसी चीजें फेस कर रहे हैं। तो मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे ही थे कि वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि हाँ तू कर लेगा और तू कर ही सकता है। तो 1-2 दिन होते हैं डाउन फेस आता है, बट फिर से आप बैक ऑन ट्रैक आ जाते हो। ऐसा भी होता है कि फर्स्ट रिवीजन में हमें लगता है कि अगली बार याद आएगा नहीं आएगा, बट बाय गॉड ग्रेस कि मेरे को याद आ रहा था प्रॉपर अच्छे से बिल्कुल भी। अगर सेकंड रिवीजन में मैंने एक दिन कोई सब्जेक्ट पढ़ा है और नेक्स्ट डे अगर मैं दूसरा टेकअप कर रहा हूँ, तो अगर मैंने उस दिन वो पढ़ लिया है वो सब्जेक्ट, तो ऐसा लगता था कि मैं यही पढ़ रहा हूँ 10 दिन से, उसमें इतना घुस जाता था मैं कि काफी अच्छा लगता था। जैसे DTI DT हमारा, तो उसमें लोग कहते हैं कि याद नहीं करना कुछ भी, बट जैसे कोई भी अगर पेज ओपन है मेरा, तो मैं उसमें अगर हाथ बंद करके भी करूंगा उसे याद, तो मुझे याद आ जाएगा कि हाँ इस पेज पे ये चीज लिखी है, तो ऑटोमेटिक मैं मन में ही रिकॉल करता था बोल बोल के। तो ये अप्रोच थी मेरी। यस। तो शिवम, मैं ये बस आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अ, ऐसा कोई मैसेज जो अभी इसके पहले आपके बहुत से इंटरव्यू हुए होंगे, तो आपने वो मैसेज स्टूडेंट्स को नहीं दिया और अभी आप देना चाहते हो स्टूडेंट्स को कि हाँ, ये कुछ चीज़ें जो है स्टूडेंट्स ने इम्पोर्टेंट रखनी चाहिए फॉर दिस CA फाइनल एग्जाम। तो सर जैसे कि मेरे तो 1 साल के अंदर मैंने तैयारी करी तो मेरा हो गया, आप कोई सोचे कि हम भी 1 साल में कर लेंगे तो वो चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब भी आर्टिकलशिप आपकी स्टार्ट होती है तभी से आप स्टार्ट कर लो और कंसिस्टेंट प्लान आपको बनाना पड़ेगा कि हाँ इतना इतना तो मैं कर लूंगा। बिकॉज एंड में क्या होता है कि अगर मेरे पास तो चलो टाइम निकल गया, कई लोगों का क्या होता है ऑफिस प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल भी टाइम मिल ही नहीं पाता ऑफिस से, तो आपको ऑफिस में भी बोलना पड़ेगा वीकेंड्स पे कि हाँ मुझे पढ़ाई भी करनी है, मैं ऐसे काम ही काम नहीं कर सकता। तो एक फेस आता है कि जहाँ पे आपको पढ़ाई पे पूरा फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा कि यही चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं भी कई लोगों को जानता हूँ जिनका नवंबर अटेम्प्ट था और बिल्कुल वो डिजर्विंग कैंडिडेट थे कि इजीली क्लियर कर लेंगे, बट हुआ क्या कि वर्क प्रेशर के चक्कर में उन्होंने भी अटेम्प्ट डेफर किया अपना नहीं 6 देना महीने हुआ, हाँ हाँ। तो वो चीज है कि आप अपना अपना भी देखो कि हाँ मुझे ये चीज अचीव करनी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। और मेन चीज आती है कि जो आप मटेरियल फॉलो करते हो कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें आपको कुछ भी श्योर करो, क्योंकि मैंने कितने टीचर्स का अगर फॉलो किया, तो बट हमेशा मैं क्या चेक करता था कि ICAI का मटेरियल है नहीं है कि नहीं है इसमें। अगर कुछ भी मुझे किसी का भी कहीं पे मिसिंग लगा तो मैं उसी में लिख लेता था कि हाँ इस पेज नंबर पे मुझे ये चीज रेफर करनी है।
तो आपको मटेरियल भी प्रॉपर आईसीए वाला पूरा, क्योंकि कोई भी पेपर बनता है तो आईसीए मटेरियल से ही बनता है। अब जैसे आईबीएस हमारा नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अगर टोटल जो उसमें क्वेश्चन है अराउंड 100 मार्क्स का अगर पेपर है 90-95 का, बिल्कुल आपको मिल जाएगा जो स्टडी मटेरियल के ही क्वेश्चन है डायरेक्ट। अगर आपने वो सारे सॉल्व करे हुए हैं तो इजीली आप वहां से पिक कर लोगे। और उसके बाद मॉक टेस्ट की लोग होता है कि मॉक टेस्ट नहीं लिखते हैं, तो वो चीज़ है कि मॉक टेस्ट तो आपको जरूर लिखने ही लिखने हैं। मैंने इंटरमीडिएट में भी ज्यादा तो नहीं लिखे थे, बट थोड़े बहुत मैं खुद ही लिख लिए थे। इस बार मैंने प्रॉपर टेस्ट सीरीज ली थी कि हाँ मैं खुद तो नहीं चेक कर पाऊंगा, इतना तो टाइम नहीं है मेरे पास। तो टेस्ट तो आपको लिखने ही लिखने हैं। अब जैसे होता है क्या है कि लोगों को लगता है कि 100% हम नहीं करेंगे, एबीसी एनालिसिस फॉलो करेंगे। आप लिख लो अपने जो भी है कि हाँ ये चैप्टर ए है या बी है या सी है, बट करना आपको 100% ही हर बार। किसी भी चैप्टर में आप कुछ छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैंने अगर 5 रिवीजन करी है या 6 रिवीजन करी है तो हर बार मैं 100% ही पढ़ता था। कभी भी कोई टॉपिक को ये नहीं सोचा कि ये चीज नहीं आएगी पेपर में, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इस बार हर पेपर में यही करा है कि जो चीज नहीं आएगी वो पूछ ली है उन्होंने। तो आपको 100% तो सिलेबस करना ही पड़ेगा हर चीज का। वेरी गुड। यस सर, रवि सर। आई थिंक गाइज बहुत ही अच्छा, जबरदस्त बहुत सेशन रहा। बहुत सारे इनपुट शिवम से जानने को मिले। और हमको लगता है कि ये सेशन देखकर बच्चे बहुत खुश होंगे, वो अपनी बड़ी प्यारी स्ट्रैटेजी बनाएंगे और इंस्पायर होंगे। इसमें से बहुत सारी चीजें लेंगे। डेफिनेटली खुद को जानिए, खुद की कैपेसिटीज को जानिए। शिवम ने बोला कि जितना रियलिस्टिक मेरा प्लान रहता था उतना मैं रियलिस्टिक चलता था। प्लीज ओवर प्लानिंग मत करिए। एवरीवन इज गुड इन समथिंग और दी अदर। एंड वी विश बहुत अच्छे रिजल्ट्स और आते रहें। So yes, Shivam, again from the bottom of my heart, many many congratulations, beta. थैंक यू सो मच ऑल द सर। बेस्ट शिवम, आगे भी बहुत बहुत अच्छा करो। एंड Yes, वी विश टू सी यू अगेन थैंक यू अगेन। सर, थैंक यू सर, yes, all the best, Shivam. थैंक यू।